नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने पिछले अध्याय में लोकतंत्र क्या है उसके संबंध में बातचीत की थी और लोकतंत्र के गुण दोष, लोकतंत्र की विशेषता, लोकतंत्र के और भी लक्षणों के बारे में भी बातचीत की थी। अब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे कि लोकतंत्र का व्यापक अर्थ क्या है। तो लोकतंत्र का व्यापक अर्थ पे जब हम बच्चों आएंगे, मेरा ख्याल है कि आपने पिछले वीडियो को जब देखा होगा तो लोकतंत्र क्या है ये आप अच्छे से समझ गए होंगे और उसके गुण दोषों को भी देख लिया होगा। जब हम व्यापक अर्थ पे आएंगे तो यहाँ पिछला अध्याय आपको ये समझने में मदद करेगा। तो सबसे पहले इसके अर्थ पे अगर हम जाते हैं तो थोड़ा सा दर्शन की तरफ जाते हैं। बच्चों, आप छोटे हैं, लेकिन जहाँ तक दर्शन की बात है तो अगर हम खा भी रहे हैं या नहा भी रहे हैं या हम पढ़ाई कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि आप जिस तरह से पढ़ते हैं उस तरह से आपका मित्र नहीं पढ़ता या उस तरह से आपकी बहन नहीं पढ़ती। तो एक छोटी सी बात, जब हम पढ़ाई की ही करते हैं तो वहाँ जब आपके पढ़ने का तरीका डिफ़र कर जाता है और हमने एक तरीका चुना हुआ होता है जो कि हमें अच्छा लगता है, तो दर्शन शब्द पर पहले हम आते हैं कि दर्शन आखिर है क्या। दर्शन जो है, कहा जाता है कि दृश्य शब्द से बना है, यानी कि संस्कृत में उसको धातु कहते हैं। तो दृश्य धातु से बना है, देखना, जानना। अंग्रेजी में कहते हैं फिलोसॉफी, यानी कि फिलॉस। तो यहाँ जो फिलॉस शब्द है वो प्रेम को दर्शाता है। तो हम यहाँ पे पहला जो देख रहे हैं बिंदु, लोकतंत्र एक जीवन दर्शन है। यही हम दर्शन और जीवन को लेकर चलेंगे कि आखिर लोकतंत्र हमारे जीवन में दर्शन के रूप में किस तरह है। दर्शन की बात हो गई, हमारे जीवन दर्शन की बात हो गई कि हम कुछ भी करते हैं, हम अपना जीवन ही जीते हैं तो एक तरीके से जीते हैं, इस तरीके से जीना पसंद करते हैं कि हमें वो अच्छा लगता है। तो जब लोकतंत्र को हमने एक जीवन दर्शन मान लिया है तो हमने ये भी मान लिया है कि हम अपने जीवन में, अपने जीने के तरीके में दूसरों को भी बराबरी का हक देते हैं, दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, उन्हें अपने बराबर समान समझते हैं, उनके लिए, उनके कल्याण के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं और इसे हमने अपने जीवन में उतार लिया है, यानी कि यही हमारे जीवन दर्शन के रूप में शामिल है। दूसरी जो बात है वो है कि यह एक सामाजिक व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था इस तरह से है कि हमारे यहाँ या विश्व में जिन देशों ने लोकतंत्र को अपनाया है, हर वो जगह एक व्यवस्था सी कायम हुई है जहाँ की देखा जाता है समाज में आपको निम्न स्तर के भी लोग मिलेंगे, यानी कि हम आर्थिक स्तर की अगर बात करें तो निम्न आर्थिक स्तर के भी लोग मिलेंगे, उच्च आर्थिक स्तर के मिलेंगे, मध्यम वर्ग के भी लोग मिलेंगे। लेकिन जब वो सत्ता में भागीदारी के लिए प्रस्तुत होते हैं वहाँ वो बिल्कुल ही एक बराबर होते हैं। लोकतंत्र में सबों को समान अधिकार दिया गया है, सबों के स्वतंत्रता के अधिकार को महत्व दिया गया है। राजनीतिक रूप से भी सभी नागरिक, सभी लोग एक समान हैं, क्योंकि वो अपने पसंदीदा प्रतिनिधि को मत दे सकते हैं, खुद चुनाव लड़ने में अपनी दिलचस्पी दिखा सकते हैं, जीत सकते हैं, सत्ता में भागीदारी कर सकते हैं, साथ साथ अपने समाज के जो लोग हैं उन्हें भी राजनीतिक रूप से जागरूक कर सकते हैं, ताकि एक ऐसा समाज बने जो अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हो और एक व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र
सामाजिक व्यवस्था का अंग बन जाए। अब यह राज्य का एक स्वरूप है। हम मानते हैं, यहाँ हम थोड़ा विस्तृत रूप में जानना चाहेंगे कि लोकतंत्र आखिर राज्य का एक स्वरूप कैसे है, क्यों है। बच्चों, जो अभी हमने बात की थी पिछले अध्याय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की, उसके अंतर्गत हमने एक जो बात थी वो इसी अध्याय के लिए बचाकर रखी हुई थी, जिसमें कि स्वरूप की बात आती है। तो पुराने समय में, यानी लेकिन पुराने समय क्या कहें, अभी के समय में भी सत्ता के कई रूप प्रचलित हैं। सबसे पहला रूप जानते हैं आप, राजतंत्र। राजतंत्र यानी कि राजा का बेटा राजा, राजा का भाई राजा, ये व्यवस्था चलती जाती है। तो एक तरह से ये पारंपरिक स्वरूप ले लेती है। यहाँ दूसरा कोई भी सत्ता का अधिकारी नहीं बन सकता, जनता नहीं बन सकती, जो कर्मचारी है वो नहीं बन सकते। सिर्फ और सिर्फ वंश के आधार पर या जिसे भी सत्ता बलपूर्वक हासिल हुई है, उन्हीं के उत्तराधिकारी सत्ता में बने रहेंगे। हाल फिलहाल तक हमारा पड़ोसी देश नेपाल, वहाँ राजशाही थी। भूटान एक छोटा सा देश है, हमारे सिक्किम राज्य के ऊपर बसा हुआ, जिसकी कि विदेश, रक्षा और संचार भारत खुद देखता है। वहाँ भी राजशाही है, राजा वहाँ मौजूद हैं। ब्रिटेन में राजशाही थी, लेकिन धीरे धीरे वहाँ लोकतंत्र ने अपनी जड़ें सबसे पहले मजबूत की। पुराने ज़माने में हमारे देश में भी राजशाही थी, लेकिन अब राजशाही का स्वरूप धीरे धीरे खत्म हो रहा है। दूसरा जो स्वरूप है कुलीन शाही का। कुलीन शाही यानी कि आपके और हमारे देश में या दूसरे देशों में जो लोग हैं, उसमें स्तर के अनुसार, सामाजिक स्तर के अनुसार, राजनैतिक स्तर के अनुसार, आर्थिक स्तर के अनुसार जो ऊंचे वर्ग में आते थे, जिन्होंने एक मकाम कायम कर लिया है, उन्हें ज़्यादा महत्व दिया जाता था और उन्हें चुन चुन कर सत्ता का अधिकार सौंपा जाता था। ये कुलीन शाही थी। इसमें कहीं भी प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का नामो निशान नहीं था। उसके प्रतीकात्मक रूप में, हालांकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, भारत में लोकतंत्र है, मगर 6 लोगों को चुनकर राज्यसभा में लिया जाता है, जो कि अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं, चाहे वो खेलों में हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो मनोरंजन के क्षेत्र से हो, शिक्षा के क्षेत्र से हो, लेकिन यह उनके सम्मान देने के लिए किया जाता है ताकि उनके अनुभव से जनता और सरकार लाभान्वित हो सके। ये कुलीन शाही नहीं है। तीसरा एक दलीय व्यवस्था का स्वरूप था, जो कि अभी भी चीन, रूस में जैसे देशों में पाया जाता है, जहां एक दल के ही उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए खड़े होते हैं। इसके बाद आता है सैनिक शाही। सैनिक शाही का एक सर्वोत्तम उदाहरण हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान था, बांग्लादेश भी था। साथ साथ सैनिक शाही का उदाहरण बहुत से जो यूरोपीय देश थे वहाँ भी था। तो सैनिक शाही में जो सैन्य बल होता है वो देश की सत्ता पर अधिकार कर लेता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से रहे या जो चुने गए सत्ता के अधिकारी हैं या जो चुने गए शासन करने वाले हैं, उनको अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता रहता है, अपनी नीतियों से, अपने बल से, अपने छल से। सैनिक शाही के बाद लोकतंत्र
आता है, जो एक अभी हम इसी लोकतंत्र पर बात कर रहे हैं कि किस तरह यह एक जीवन दर्शन है और राज्य का एक स्वरूप भी है कि हमारे यहाँ या लोकतंत्र उन चीज़ों से बहुत अलग है जो इसे राजशाही, कुलीनशाही, चाहे सैनिकशाही, एक दलीय तंत्र और एक जो महत्वपूर्ण है तानाशाही, इनसे इसे अलग करता है। बच्चों, तानाशाही भी वो स्वरूप है जहाँ एक व्यक्ति अपने आप को सामान्य नागरिक और सत्ता से ऊपर समझने लगता है और साथ ही अपने आप को जो कहते हैं कि सर्वशक्तिमान समझने लगता है। अपनी नीतियों, अपने विचारों के अलावा किसी का भी महत्व उसके सामने नहीं होता। ये तानाशाही का स्वरूप है। आप अगर उदाहरण के रूप में देखना चाहें तो इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर का नाम शायद ही कोई हो जो न जानता हो, जिन्होंने तानाशाही का स्वरूप अपनाकर बर्बरता की इंतहा कर दी। फिर आते हैं अगले बिंदु पर कि लोकतंत्र एक विशेष मनोवृत्ति है। अगर आप में सहनशीलता, धैर्य, दूसरे की बातों को समझने की क्षमता नहीं है तो आप कभी भी लोकतांत्रिक नहीं हो सकते हैं। यानी कि हमारे अंदर जो लोकतंत्र की विशेषताएं हैं वो मौजूद होना बहुत आवश्यक है। बच्चों, मनोवृत्ति का अर्थ ही है कि आपके मन में किन चीज़ों के प्रति झुकाव है, किन चीज़ों के प्रति आपने एक अनुराग पैदा किया हुआ है। तो अगर हमने लोकतंत्र के प्रति अनुराग पैदा किया हुआ है तो हमारी मनोवृत्ति लोकतंत्र के प्रति ही जाहिर होगी। यानी कि हमारा लगाव, हमारा झुकाव लोकतंत्र का जो दर्शन है, लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रति ही दिखेगी। यानी कि यह एक विशेष मनोवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। बच्चों, जब भी किसी चीज़ के बारे में बात होती है तो उसके अगर हम इतिहास में जाते हैं, तो हम देख पाते हैं कि कई बड़े विद्वान हुए जिन्होंने अपना विचार व्यक्त किया, अपने अनुभवों को साझा किया, लोगों से साझा किया। हम आज भी जानना चाहते हैं कि अब्राहम लिंकन की ही परिभाषा क्यों पढ़ाई जाती है सर्वमान्य स्वरूप में लोकतंत्र के लिए। इसलिए कि वो आसान सी परिभाषा लोकतंत्र को पूरी तरह से कवर करती है कि लोकतंत्र क्या है। बहुत से विद्वानों ने लोकतंत्र की बहुत सी परिभाषा दी। आज लोकतंत्र शब्द इतना ज़्यादा प्रचलित है और इतने लोग लोकतंत्र को पसंद करने लगे हैं कि यह विश्व के अधिकांश देशों में अपना लिया गया है। और जिन देशों ने नहीं भी अपनाया है वो भी चाहते हैं कि उन्हें कोई भी अलोकतांत्रिक देश न कहे। तो इसी तरह बच्चों, 1921 में लॉर्ड ब्राइस एक राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी मॉडर्न डेमोक्रेसी। उसमें उन्होंने कहा कि आज, यानी कि सोचिए कि 1921 की बात है और उससे 70 वर्ष पूर्व, यानी कि 1850 के आसपास की बात वो बता रहे थे कि 70 वर्ष पूर्व लोकतंत्र शब्द को लोग पसंद नहीं करते थे, बहुत ही नापसंद करते थे और इससे डरते थे। ये दहशत भरा था। लेकिन अब यह बहुत लोकप्रिय हो रहा है। क्यों डरते थे लोकतंत्र से? उन्हें अपनी जो अकेली सत्ता थी उसको खोने से डर लगता था, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की भागीदारी है। तो जनता की भागीदारी को उस समय के सत्तानशीन, शासन चलाने वाले पसंद नहीं करते थे। उसमें हस्तक्षेप करना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और अपनी सत्ता के खोने से डरते थे। इसलिए जायज, नाजायज हर तरीके से लोकतंत्र के लिए उठे हुए कदमों को वो रौंदते चले जाते थे ताकि लोकतंत्र पनप न सके। लेकिन ये लोकतंत्र की मजबूती है कि आज भी यह
लोकप्रिय है और इसकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। और आगे शायद अभी तक जो छिटपुट देशों में सैनिक तानाशाही या फिर धार्मिक नेता या कुलीनशाही या आपको एक दलीय व्यवस्था जैसी शासन व्यवस्था दिख रही है, शायद आने वाले वर्षों में उसका नामो निशान नहीं रहे। इसके साथ ही एक और परिभाषा को अभी हम देखेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल जो है, ये बहुत ही बेहतरीन राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने राजनीति के अलावे अन्य कई चीज़ों पे अपने विचार व्यक्त किए। खासकर शिक्षा शास्त्र में जब आप लोगों को पढ़ाने के लिए हमें प्रशिक्षण दिया जाता था तो J.S. मिल का नाम वहाँ प्रमुखता से होता था। लेकिन विद्वान क्या जो एक ही क्षेत्र में अपने विचारों को व्यक्त करे, तो J.S. मिल ने मतदान पर अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि मतदान को सार्वजनिक बनाने के लिए शिक्षा का द्वार सभी व्यक्तियों के लिए खुला रहना चाहिए। जरा सोचिए बच्चों कि J.S. मिल ने कितने समय पहले ये बात कही होगी कि मतदान को सार्वजनिक बनाने के लिए शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। इसलिए कि अभी हमने पिछले अध्याय में देखा था कि अगर आपके प्रतिनिधि अयोग्य होंगे तो उनके सारे निर्णय में भी उनकी अयोग्यता झलकेगी। वो धन पिपासु हो जाएंगे, अपने निर्णयों को जबरदस्ती लागू करेंगे, दल बदल करेंगे, चुनाव जीतने के लिए प्रपंच को अपनाएंगे, आपको धोखे में रखेंगे। तो इस वजह से हमें अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए और जब भी हम मतदान करें तो वो मतदान सही उम्मीदवार को चुनने के लिए होना चाहिए। और यहाँ एक बात उन्होंने जो सार्वजनिक बनाने के लिए कही थी, इसी अध्याय में मैं पहले बता चुकी हूँ कि बहुत से देशों में मतदान सार्वजनिक नहीं था, वहाँ कुलीन लोगों को अधिकार था, कई बहुसंख्यक लोगों को था, पुरुषों को था। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें घटती गईं और मतदान अब सार्वजनिक स्वरूप में आता जा रहा है। तो बच्चों, अभी हम बात जो कर रहे थे कि मतदान को सार्वजनिक बनाने के लिए, कि इस मुद्दे को हम थोड़ा विस्तार करते हैं इस तरह से कि जब भी किसी दूसरे देश की बात जाने दीजिए, हम फिलहाल अपने भारत की बात करते हैं। अभी हमारे यहाँ 2-3 महीनों के बाद चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव जागरूकता अभियान चलाया जाता है और इसमें सरकार की मशीनरी लगी रहती है, शैक्षिक संस्थान लगे रहते हैं, मीडिया प्रबंधन किया जाता है, मीडिया के लोग लगे रहते हैं। क्यों? अब मैं इसे थोड़ा तकनीकी रूप से आपको बताऊं कि लोकतंत्र में मतदान का प्रतिशत बढ़ना क्यों उपयोगी होना चाहिए। मान लीजिए कि आपके मोहल्ले में, मैं इसे छोटे स्तर पर बता रही हूँ, इसे अगर आप चाहें तो बड़े स्तर पर लागू करके देख सकते हैं, देश के स्तर पे लागू करके देख सकते हैं, आप अपने राज्य के स्तर पे लागू करके देख सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप शहर में रहते हैं तो पार्षद के चुनाव में, गांव में रहते हैं तो वहाँ भी वार्ड पार्षद के चुनाव में इसे देख सकते हैं कि मतदान का प्रतिशत बढ़ना किस लिए आवश्यक है। इसके लिए शिक्षा बेहद ज़रूरी है ताकि आपको ज्ञान हो सके कि हमें किस तरह से मतदान का प्रतिशत बढ़ाना है। तो सारी जो मशीनरी इसमें लगी हुई है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ना चाहिए। मैं फिर से एक उदाहरण दूंगी कि अगर आप के मोहल्ले में 100 लोग हैं और आपको अपने मोहल्ले का एक प्रमुख चुनना है, तो मतदान करने के लिए वयस्क जो नागरिक हैं, उनमें वयस्क लोग मतदान करने अगर जा रहे हैं, मान लीजिए कि 100 लोगों के मोहल्ले में 60 लोग मतदान करने के लिए योग्य हैं, यानी कि 18 साल से ऊपर के हैं, तो उन लोगों में जब भी मतदान करने के लिए वो सारे के सारे लोग जाएंगे, तब हम कहेंगे कि 100% मतदान हुआ। लेकिन अज्ञानतावश लोग लोकतंत्र में कभी कभी आस्था खो देते हैं, इस वजह से मतदान करने नहीं जाते हैं।
कई बार मतदान को बहुत से लोगों को मतदान करने से रोक दिया जाता है। अब अगर आपके मोहल्ले के प्रमुख के लिए 2 लोग खड़े हैं और एक को 60 लोगों में से 31 का वोट मिलता है तो वो जीता हुआ माना जाता है, और जिसे 29 वोट मिलते हैं वो हारा हुआ माना जाता है। तो बच्चों, यहाँ तो लगभग उधर 40 बचे हुए थे और इधर 29, यानी कि 40, 50, 60, 69 लोगों ने मतदान किया ही नहीं। अगर 3 लोग खड़े हैं तो मान लीजिए कि जिस एक को 25 आए, एक को 20 आए, एक को 5 आया या 10 आया, तो जीत तो गया 25 वाला, उसे तो बहुमत भी नहीं मिला, फिर भी वो जीता हुआ माना जाता है, चूँकि लोकतंत्र में बहुमत का सिद्धांत चलता है। अब अगर 60 लोगों में 40 लोगों ने ही मतदान किया तो 20 लोगों का मत तो जुड़ा नहीं। अब यानी कि 100 लोगों में से 60 ने मतदान किया नहीं, और जीतने वाले उम्मीदवार को अगर 25 वोट मिले, हारने वाले को 15 वोट मिले, तो समझ लीजिए कि मात्र 25 वोट को लेकर उम्मीदवार जो जीतता है वो कहीं ना कहीं 75 वोटों से वंचित होता है, और यह लोकतंत्र का सही एक दुर्गुण भी माना जाता है। सही स्वरूप में लोकतंत्र उभर कर नहीं आ पाएगा। तो जे.एस. मिल का ये कथन कि मतदान को सार्वजनिक बनाने के लिए शिक्षा का द्वार सभी व्यक्तियों के लिए खुला रहना चाहिए, इसे अपनाएं और मतदान अवश्य करें। आगे का भाग मैं इस वीडियो के बाद बताऊंगी, अगले वीडियो में बताऊंगी, जिसमें हम समकालीन विश्व में लोकतंत्र की बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा, समझने की कोशिश की होगी। नमस्कार।